नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और बाजार 8616 पर मामूली सा फासला है AD 600 के लेवल से, लेकिन आज कम से कम अभी तक गनीमत यह है कि इसे तोड़ा नहीं है। इसने 8603 तक निफ्टी ज़रूर फिसला था, लेकिन इस समय फिर से वही अपने निचले लेवल्स के पास। हालांकि निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है, अभी भी हरे निशान में है, लेकिन बाकी इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर। इसमें ऑटो एक ऐसा इंडेक्स है जो कि करीब आधे % की तेज़ी इस समय दिखा रहा है। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ है पहले ये देख लेते हैं, बताइए। बिल्कुल, मेरे अटैम्प्ट किया था निफ्टी ने 86, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग से पहले अगर आप देखें तो वहाँ से यू टर्न लिया और ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में एक बार फिर से याद रखिए कल होता 8600 और द टाइमिंग वो वॉलेट नहीं हुआ, 16 अंकों के फ्रैक्शन से बचा हुआ है, लेकिन बाजार में ऊपर इस तरफ से डेफिनेटली प्रेशर था। यूरोपियन मार्केट्स के आप देखें जो नेगेटिव ओपनिंग हुई उसके बाद डेफिनेटली जो प्रेशर है वो माउंट अप होता जा रहा है। दूसरे पायदान पे आई थिंक इंडस्ट्रीज के बाद में जो चीज़ देखूंगा वो है कल्याणी ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार खिलाड़ी। सुबह से अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, हालांकि ये मोमेंटम सिर्फ आज ही का नहीं था, याद रखिए बीते 10 दिन से अगर आप देखें इस समूह के सारे काउंटर्स पे स्ट्रॉन्ग मूव है और इनफैक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात भी करेंगे इस पर। और तीसरे पायदान पे जिस चीज़ को देखूंगा वो है टू व्हीलर स्पेस, सरकारी बैंकिंग और मेटल स्पेस में जोरदार तेजी है। स्पेशली अगर आप देखें आज, हालांकि आप ये देखिए कि निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट एक बार 19,200 के क्लस्टर को छुआ था, लेकिन उसमें से भी स्पेशली जो PSU बैंक्स थे वो ठीक कर रहे थे। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर कॉर्प डेरिवेटिव्स में कैश में सुपर एक्टिव उसको चेज करता हुआ बजाज ऑटो, TVS मोटर्स में भी तेजी है। और उसके बाद आई थिंक लॉजिस्टिक्स केमिकल शेयरों में आज काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी है। एक बार GST के पास होने के बाद एक पॉज मोड में थे, रिट्रेसमेंट मोड में थे ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स, लेकिन आज एक बार फिर से अगर आप देखें उन्होंने मोमेंटम लोअर लेवल से पकड़ा है। और आखिरी में जिस चीज़ को देखेंगे, जिस फैक्टर पर हम एम्फसाइज करेंगे वो है चीनी शेयरों में आज भारी बिकवाली है। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, ऑलमोस्ट 7 महीने के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, आई थिंक अगस्त का महीना इस स्पेस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन टेक्निकल ब्रेकडाउन्स डेफिनेटली विजिबल हैं, बात करेंगे। लेकिन आई थिंक 8600 का मेहर जो लेवल है वो सबसे बड़ा आई थिंक लेवल रहेगा आखिरी के घंटे में। बिल्कुल, और इसी पर नज़र भी रहेगी क्योंकि अब 12 अंक का फासला बना हुआ है। जिन स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे इसमें कल्याणी ग्रुप के तो खैर सारे स्टॉक्स आप देखिए, बीट, BF यूटिलिटीज़, BF इन्वेस्ट, सेल, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, इस पर हम बातचीत करेंगे। आज अच्छा मुँह देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गति, इस काउंटर पर आज अच्छा मुँह देखने को मिला है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डेल्टा कॉप, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर आज अच्छा रुझान देखने को मिला है। इस पर हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, साथ ही अंतिम आज में जिन स्टॉक्स में डिस्कशन करूँगा उसमें आप देखें सुंदरम फास्टनर्स, ग्लोबल ऑफशोर, सीक्वेंस साइंटिफिक और GM ब्रेवरीज, रिको ऑटो अगर आप देखें मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें एक से काउंटर जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। जी लर्न डील के बाद अगर आप देखें 34 के स्तर पे ऑलमोस्ट 4 रुपये ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। केनार कंस्ट्रक्शन, शक्ति पंप्स आज बहुत दिनों बाद एक डिसेंट मूव इस काउंटर में है। जस्ट डायल एक बैकफुट पे डिसाइसिवली। TCS अगर आप देखें सुबह से पहले टिक के बाद से ही अनवाइंडिंग मोड में है, लेकिन जैसे कि मेरी चर्चा कर रहे थे, मैंने बात की कि 8600 का लेवल ये आई थिंक सबसे क्रिटिकल रहेगा आखिरी के घंटे में। गौरांग शाह हमारे साथ हैं बात करने के लिए। गौरांग, आई थिंक आज स्ट्रीट का मूड बिगाड़ने में आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो सुबह से ही हावी है वो है ग्लोबल मार्केट्स, और ग्लोबल मार्केट्स में ये सोच कि एग्जैक्टली US में रेट हाइक होने जा रहा है। ये बातें ही सुनते सुनते अगर आप देखें ना तो सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। अनिश्चितता क्या ये थोड़े समय और रहेगी, ये क्या और मार्केट्स के अपसाइड को कैप करेगी क्या? शुक्रिया वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा तो मानना काफ़ी लंबे समय से है कि दिसंबर 2016 या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 2017 इसके पहले US के तरफ से ब्याज दरों में बदलाव ऊपर के तरफ मैं नहीं मानता कि संभव है। और जो भी ब्याज दरें इन्होंने दिसंबर में या फिर जनवरी में क्वार्टर बेसिस पॉइंट की बढ़ाई थी, उस पर ही सवाल या निशान कुछ लोग लगा रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको वीरेंद्र, क्योंकि ब्रेग्जिट को लेकर के जो अनिश्चितता का माहौल है वो आने वाले समय में हमें साफ तरीके से दिखाई देगा, और उसका नकारात्मक सा असर बाकी जो अन्य देश है यूरोजोन में और US पर क्या पड़ता है ये आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। और जो भी डेटा पॉइंट उभर करके आए US से वो कंसिस्टेंट नहीं है, वहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो मैं तो मानता हूँ ये महज एक औपचारिकता है, चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ब्याज दरों में बदलाव होगा। काफ़ी लंबा समय है ब्याज दरों में बदलाव करने के लिए, और वो भी निर्भर होगा कि क्या अर्थव्यवस्था को लेकर के वातावरण आपको उतनी सहूलियत देता है कि आप ब्याज दरों में बदलाव करें। बिल्कुल, आई टोटली अग्री विथ यू गौरांग, बिकॉज ये बेसिकली अब जिसे कहते हैं ना कि इन्हें एक पोस्चरिंग तो करनी पड़ती है US इकोनॉमी को लेकर, तो इस तरह के बयान कई बार आ जाते हैं, लेकिन
क्या वाकई ये एक सस्टेन्ड अपमूव इंटरेस्ट रेट पर हो पाएगा फेड की तरफ से, इसे लेकर किसी को भी फिलहाल शंका नहीं है। तो स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर अच्छा मूव है। लेट्स स्टार्ट विद कल्याणी ग्रुप स्टॉक्स। आज काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है सारे स्टॉक्स में गौरांग, इनमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसे आपकी कवरेज में भी है जो आज इन सारे स्टॉक्स पे देखिए कैसा रुझान है, चाहे वो BF यूटिलिटीज़ हो, BF इन्वेस्ट हो, भारत फोर्ज ऑब्वियसली थोड़ा फ्लैट है, लेकिन क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स पर? आई थिंक BF यूटिलिटीज़ एक ऐसा काउंटर है जो मेरे ख्याल से कवरेज में है हमारे, और मैं ये मानता हूँ मीर के अनिश्चितता के बादल जब भी दूर हो जाते हैं और किसी तरह का निर्णायक ढांचा उभर करके आता है, तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्षेत्र हो, या फिर किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ मामला हो, क्लैरिटी आने पर मेरे ख्याल से बाज़ार उसको सराहता है, और उसी तरीके से आप रुझान देखते हैं उन सब सेक्टर्स पर, और उस सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स एसोसिएटेड हैं उसको लेकर के। और ये जो मुद्दा सुलझा है, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय से एक पेच उलझा हुआ था, अब सुलझा है ये, और जिस तरीके से एग्जीक्यूशन को लेकर के पूरे वातावरण में दुरुस्ती आएगी, हो सकता है यहाँ से थोड़े बहुत ऊपर के तरफ दायरे हो। भारत फोर्ज एक ऐसा काउंटर है, ये कहना चाहूँगा मीर, कि भले ही आपको क्लास 8 ट्रक्स को लेकर के US मार्केट में से नकारात्मक परिस्थिति पैदा हो, डिफेंस को लेकर के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कुछ बातें आई थी कि बाकी दूसरी कंपनी में बेच दी गई या ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन आई थिंक BF यूटिलिटीज़, भारत फोर्ज दो एक ऐसे विकल्प है जो मैं लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश की राय दूंगा। जी, इस बीच मार्केट्स दिन के सबसे निचले स्तरों पे अगर आप देखें 8603 का लो था, अभी करीब करीब 8610 के स्तर पे हैं हम। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आशीष, मल्टीपल अटैम्प्ट, ऑलमोस्ट अगर आप देखें सेवरल टाइम्स अटैम्प्ट करने के बाद 8700 पार करने के बाद एक टायर्डनेस सी लग रही है, और थोड़ा समझ से भी परे है बाजार के एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है। I mean, FIs का पैसा लगातार कैश मार्केट में आ रहा है, औसतन 500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रोज इन्फ्यूज हो रही है, इसका बड़ा एक इंडिकेटर आपका फॉरेक्स मार्केट भी है, बट ये सप्लाई आ कहाँ से रही है, और आई थिंक क्या आप सीरियस डाउनसाइड यहाँ से देखते हैं क्या? नहीं वीरेंद्र, बहुत कोई सीरियस डाउनसाइड तो मुझे ऐसे नज़र नहीं आती, क्योंकि ग्लोबली कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो बाज़ार को बहुत नीचे लेकर आए। ज़रूर एक मैक्रो फैक्टर है कि US FOMC के मिनट्स आने वाले हैं, जहां पर वो डिसाइड करेंगे कि सितंबर में एक रेट हाइक आएगा या 2016 में एक रेट हाइक आ सकता है। वो उस एक फैक्टर के अलावा कोई ऐसा दूसरा फैक्टर नज़र नहीं आता। दूसरी बात है, FIs की तरफ से ऑलमोस्ट 7000 करोड़ का इन्फ्लो ऑलरेडी इस मंथ में आ चुका है, और मेरा मानना है कि जुलाई का जो इन्फ्लो करीब 11000 करोड़ के आसपास था, वो इस महीने क्रॉस बिल्कुल होता दिखता है। तो कोई ऐसा सीरियस कंसर्न नहीं है। जरूर थोड़ा सेक्टोरल चर्निंग देखने को मिल रहा है, बट मैक्रो लेवल को और मैक्रो व्यू मेरा बाजारों को लेकर बुलिश ही रहेगा, और ऐसे फॉल को स्टॉक्स को बाय करने के लिए यूज़ में करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल। चलिए, अब जो सरकारी बैंक्स हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें अच्छा मूव देखने को मिला गौरांग। ये SBI के रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली एक अंडरटोन जो है वो सुधरा है यहाँ पर। फॉलोअप में जो बयान आए, चाहे वो रघुराम राजन की तरफ से हो या फिर इवन अरुंधति भट्टाचार्य फॉर दैट मैटर, उन सब से एक चीज़ कहीं ना कहीं लग रही है दैट द पीरियड कमिंग नाउ इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी बेटर। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? जो PSU स्टॉक्स है उसमें आपने ऐड क्या किया SBI के रिजल्ट्स के बाद? तो मिहिर SBI में कवरेज है, ये डिस्क्लोजर है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सब बैंक्स हैं जो हमारी कवरेज में है सरकारी बैंकों की जो सूची है उसमें से। और रुझान उन सब बैंकों में आपको बेहतर दिखाई दिया है जिन्होंने पहल की थी, जो भी दिक्कतें थी उसको सुलझाने के लिए, और नियमों में जो बदलाव किया था RBI ने, उसके पहल उन्होंने सबसे पहले की थी, इसलिए सुधार उधर आपको सबसे पहले दिख रहा है। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा टू अ सर्टेन एक्सटेंड, मिसाल के तौर पर आप बाकी कोई सरकारी बैंक ले लीजिए। मैं मानता हूँ मीर के ये बदलाव और परिवर्तन बेहतर के लिए होगा, और जो भी दिक्कतें GNPL को लेकर के, प्रोविजनिंग को लेकर के, रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के थी, माहौल दुरुस्त होगा, लोन बुक ग्रोथ होगी। मात्र सिर्फ कॉर्पोरेट साइड नहीं, रिटेल कंज्यूमर साइड पे भी लोन बुक ग्रो होने की संभावना है। ब्याज दरें नीचे आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग में
अगर समांतर बना रहा तो मेरे ख्याल से जो तिमाही नतीजे उसमें और भी अच्छे बेहतर आपको पहलू या झलक दिखाई देगी, जिसके कारण री रेटिंग की संभावना है। तो मेरा ये मानना है कि सरकारी बैंकों में ये जो सूची मैंने आपके सामने रखी है वहाँ पर इस स्तर से शुरुआत करें, पूरी ताकत लगा करके नहीं। गिरावट अगर दिखती आने वाले समय में तो आपका निवेश और बढ़ाए। इस बीच मानस जायसवाल भी हमारे साथ है बात करने के लिए। मानस, ऑलमोस्ट आप देखिए हम डे लो पे कारोबार कर रहे हैं 8613। टेक्निकली निफ्टी को कैसे देख रहे हैं आप? और आज आई थिंक एक डाइवर्जेंस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस परफॉर्मेंस में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात निफ्टी की है, करीब करीब मेरे ख्याल से 20 ट्रेडिंग सेशंस हो गए कि निफ्टी 8700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा हो। अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो 8500 के आसपास सपोर्ट भी दिखता है, 8550 के आसपास सपोर्ट भी दिखता है। मैं समझता हूँ जब तक इस रेंज में निफ्टी ट्रेड करता है तब तक यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं लेना चाहिए। जब तक निफ्टी 80 से 8550 के आसपास सपोर्ट लेता है और 8700 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है, मैं समझता हूँ कोई भी ट्रेडिंग कॉल आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही लेना चाहिए। उससे पहले अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं तो आप होल्ड करें, 8500 का स्टॉप लॉस रखें, बट मैं नहीं समझता कि फ्रेश पोजीशन अभी निफ्टी पे लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिलहाल फ्रेश पोजीशन आपको नहीं लेनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन एक बार कुछ उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जहाँ पर आज अच्छा मूव देखने को मिला है। मिड कैप में जो हैवी मूवर्स हैं, इसमें जुबिलेंट लाइफ साइंसेज को आप देखिए, ये करीब 9% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। सेल करीब 4% ऊपर है। TVS मोटर कंपनी 4% ऊपर है। पिरामल एंटरप्राइज, आज इनफैक्ट अजय पिरामल अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस डील पर भी बात करेंगे। वो अच्छा मूव दे रहा है। इंडियन होटल्स करीब 4.5% ऊपर है। आशीष, इंडियन होटल्स और TVS मोटर्स, ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? जी, आज ओवरऑल देखें तो ऑटोमोबाइल के जो एक पूरा एक सेक्टर है उसमें अच्छा एक बाइंग देखने को मिला, और फ्रंट रनर जरूर टाटा मोटर्स का, जहाँ पे क्रेडिट रेटिंग आउटलुक पॉजिटिव आया। बट मेरा मानना है इस पूरे सेक्टर की एक री रेटिंग हो रही है। तो जैसा आज हम बात कर रहे थे, भले ही मार्केट करीब 100 पॉइंट के आसपास डाउन है, बट कई सारे सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें से एक ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जहाँ पे IT क्षेत्र से लोग निकल के अब ऑटोमोबाइल या मेटल में बाइंग कर रहे हैं। तो TVS मोटर इस स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से दिया है, बट मेरा मानना है चूंकि हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ये दोनों स्टॉक अपने बिल्कुल 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के पास हैं, तो TVS मोटर से भी एक आगे जाके एक डिसेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। तो इस लेवल पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। ऐसे ही इंडियन होटल भी एक स्टॉक है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री की भी काफ़ी री रेटिंग हो रही है, तो इनफैक्ट इस लेवल पे इंडियन होटल में भी बाइंग के मौके ढूंढे जा सकते हैं। इस बीच अगर आप देखें इस वक्त प्राइस गिनर्स के लिहाज से, TVS मोटर्स का जिक्र मिहिर कर चुके, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप सेल को देखिए, फैंटास्टिक मूव, लगभग 4% ऊपर। पूरा मेटल स्पेस अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर एट अ प्राइस ऑफ 48, आई थिंक ये जो आज का डेवलपमेंट है, आज की प्राइस परफॉर्मेंस हायर लेवल्स पर सस्टेन करना, ये एक चीज़ जरा प्लीज़ सेल का जरा आप ईयरली चार्ज दिखाइएगा। मानस, आपसे ये चाहता हूँ मैं जानना कि ये जो पूरा 2016 एक कंसोलिडेशन के नाम रहा, और स्पेशली जो अप्रैल के ऑनवर्ड्स एक कंसोलिडेशन था, उसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट रहेगा 50। उसको कैसे अप्रोच करता है, उसको कैसे वॉलेट करता है, उसके ऊपर कैसे सस्टेन करता है। एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए ट्रेडर कोई ट्रेड विजिबल है 48 के ऊपर आपको इसमें? देखिए, पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ज़रूर हमने एक मंथ से कुछ लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देखे थे डेली चार्ट्स पे, और अल्टीमेटली स्टॉक ने 100 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। आज खरीदारी में स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो जो गिरावट हम 110 रुपये से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं 35 रुपये के आसपास आके थम गई है, और ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है वो अब। और शायद ये जो हायर टॉप हायर बॉटम का जो ट्रेंड है वो आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। 50 के लेवल्स ब्रेक होने चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात करिए तो मैं समझता हूँ 5250 की टारगेट सेट करके चलें और 4650 का स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल। आशीष, कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज अच्छा न्यूज़ फ्लो है, इसमें एक तो ज़ीलर्न और ट्री हाउस, इनका नाम भी शामिल है। आज इनफैक्ट जो नया स्वैप रेशियो अनाउंस हुआ है उसके बाद दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड इस मर्जर के बाद ऑब्वियसली ज़ीलर्न, जो कि ऑलरेडी इस चेन में, इस कारोबार में सबसे बड़ी कंपनी है, इट विल बिकम इवन बिगर। आपका व्यू इन स्टॉक्स पर, स्पेशली ज़ीलर्न पर क्या है? हालांकि हमारे समूह की कंपनी है, दैट्स अ डिस्क्लोजर, क्या व्यू है आपका? देखिए, अब जो मर्जर रेशियो रिवाइज होकर आया है, ये एक थोड़ा फेयर रेशियो नज़र आता है,
क्योंकि जब पुराना रेशो था तब ट्री आउट 200 रुपये के ऊपर हुआ करता था और जीलन 40-45 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो मुझे लगता है अब एक फेयर रेशो इमर्ज हुआ है और अब इन दोनों स्टॉक्स की री रेटिंग ड्यू है। जीलन का जो परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर का आया था वो भी एक उम्मीद से बेहतर था और एक अनसर्टेनिटी थी इन दोनों कंपनियों को मर्जर को लेकर, वो अब अनसर्टेनिटी खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि जीलन में इस लेवल पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो 52 हफ्तों को उच्चतम स्तर से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से 10 से 12 रुपए का एक इसमें ट्रेडिंग का अपसाइड मिल सकता है। तो इनफैक्ट हम अपने क्लाइंट्स को जीलन में पोजीशन बनाने की एडवाइस भी करें। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें जीलन में एक बात मैं और कहना चाहूँगा अगेन डिस्क्लोजर के साथ कि ये समूह की कंपनी है, लेकिन आज का जो वॉल्यूम है करीब 45 लाख का 46 लाख का ऑलमोस्ट हो चुका है। ये इसका अगस्त महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है और इससे पहले जुलाई में एक ऐसा ही दिन था, लेकिन याद रखिए उस दिन प्राइस डाउन था, आज प्राइस अप है। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये अभी तो देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी है, ये 52 हफ्तों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम हो सकता है। मानस एक टेक्निकल चेक चाहूँगा आपसे, अगर ये 34 के ऊपर सेटल होता है तो आप कैसे अप्रोच करेंगे जीलन को? ये कुछ रिवर्सल के ज़रूर साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से गिरावट हम 45 रुपये से देख रहे थे, अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 27 रुपये के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है, क्योंकि आज स्टॉक ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 33-34 के आसपास था उसको ब्रेक किया है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर 34 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वापस हमें 45 के स्तर देखने को मिलेंगे जीलन में। तो बिल्कुल अगर किसी के पास है तो बने रहें, अपने स्टॉप लॉसेस 31 रुपीज़ के नीचे रखें और अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो बस 34 के ऊपर क्लोजिंग का इंतज़ार कर लें। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है, अपने स्टॉप लॉसेस 31 के नीचे रखें। चलिए कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं, 1-2 स्टॉक्स और बताऊंगा आपको जिस पर नज़र रखिएगा। और देखिए सेल का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन पीएनबी ने आज कुछ ठीक ठाक प्राइस परफॉर्मेंस दी है। हालांकि पूरा बैंकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन आप पीएनबी को देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट डे हाई पर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार आप जरा मुझे आंध्रा बैंक भी दिखाइए, जरा ये भी देखना चाहता हूँ कि मिड कैप बैंकिंग में क्या हो रहा है इस वक्त। आंध्रा बैंक स्पेशली देखिए, आंध्रा बैंक जो फ्यूचर्स हैं, एक बार जरा आंध्रा बैंक का फ्यूचर अगर आपके पास हो 5630 पे स्पॉट है और स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पे गया, रिट्रेस हुआ जैसे जैसे मार्केट चला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी है 5630 पे स्पॉट और 5655 पे, छोड़िए कोई बहुत कंसिडर करने वाली बात नहीं है। ये एक स्टॉक और तेज है। उसके बाद देखिए आप एक NMDC, ये 0.5% ऊपर, यहाँ प्रीमियम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर्स काफ़ी प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। और एक कोल इंडिया, सुबह आपको बताया था इनफैक्ट कि याद रखिए इसमें 340 का पुट राइटर बड़ा एक्टिव है, 348.80 पे जा चुका है। गौरांग, इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट ऑन टेक्निकल चार्ट्स, बट आपके नियर टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे इस पे? वेल 420 to 430 का एक टारगेट पहला है और उसके पश्चात 460 to 470। और वीरेंद्र, मैं मानता हूं कि आउटपुट को लेकर के जो भी कठिनाई या दिक्कतें हैं वो महज छोटी या मध्यम अवधि का तकल्लुफ़ वाला माहौल है। अगर आप देखने जाए तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, रेलवे वैगन्स नहीं खरीदी जाएगी, आउटपुट आगे जा कर के बढ़ेगा, ऊर्जा क्षेत्र सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहाँ पर भी जो मांग है वो आने वाले समय में बढ़ेगी। तो मैंने, और ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ कोल पूरे विश्व भर में सर्वोच्चम पायदान पे आती है ये कंपनी, और डेफिनेटली आपको निवेश है तो होल्ड करें, अगर नहीं है तो इस स्तर पे या गिरावट पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से। बिल्कुल। चलिए, और एक इवेंट जो साथ साथ चल रहा है, जिसमें खैर हमारे लिए तो बात करने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, वो है ओलंपिक्स। अभी तक इंतज़ार ही चल रहा है मेडल का, लेकिन कुछ सितारे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें हर बार हर ओलंपिक में एक एथलीट जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है वो है बोल्ट। अब आप सोचोगे बोल्ट से हमारा क्या लेना है? इन्होंने रिसर्च करके कुछ बोल्ट स्टॉक्स निकाले हैं जो कि बोल्ट की ही रफ्तार से रिटर्न डिलीवर करते हैं। सुमित, बताइए। शुक्रिया मेहर, सही आकलन किया आपने। बिल्कुल ऐसी ही स्टॉक निकालने की कोशिश की गई है जो कि बोल्ट की रफ्तार पकड़ चुके हैं। 9 सेकंड में 100 मीटर और शेयर जो है वो 9 हफ्ते में 100%। एक ज़ोरदार रिटर्न उन्होंने दिया है बीते 9 हफ्ते के दौरान। पहला नाम
केमिकल स्पेस है बीते 9 हफ्ते के दौरान, और ये नंबर्स अच्छे आए थे इस लिहाज से कि केमिकल में लेट एंट्रेंट है, लेट परफॉर्मर है, लेकिन हाँ एक अच्छी परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली बीते 9 हफ्ते के दौरान। इतना ही नहीं, इंडियन बैंक, अभी वीरेंद्र बैंक की बात भी कर रहे थे, तो इंडियन बैंक को आप शामिल कर सकते हैं सूची के अंदर। 100% का रिटर्न बीते 15 जून से लेकर अब तक ये शेयर दे चुका है, तो एक अच्छी तेजी इसने दिखाई है 9 हफ्ते के दौरान। एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर भी आता दिखाई पड़ा। सुंदरम फास्टनर लगातार इस शेयर नया अपना हाई बना रहा है, 95% के आसपास का मूव इसमें भी देखने को मिला है, और ये 9 हफ्ते के दौरान ही ये रिटर्न आया है। अच्छे नंबर्स के बाद स्टोरी डेवलप हुई और एकाएक तेजी शेयर ने दिखाई। साथ ही साथ ग्रेविटा भी अच्छे नंबर से चलते 90% तक का रिटर्न दे चुका है। एक जोरदार उछाल आया फार्मा में, जहां बाकी शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ये कंपनी ने पर्टिकुलरली परफॉर्म किया और 90% से ज़्यादा का रिटर्न बीते 9 हफ्ते के दौरान दिया। इसके अलावा आरपीजी लाइफ साइंसेज, फार्मा स्पेस की एक और कंपनी है, एक्विजिशंस का आधार तो है ही, जिसके या फिर खबरों के बीच में शेयर में तेजी आई और तेजी के बाद 80% तक का रिटर्न भी ये शेयर देकर गया, तो एक अच्छी तेजी इसमें आई। इंडियन ह्यूम पाइप, इस क्वार्टर के अंदर कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर आई, लॉस कम हुआ, इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी ने अपनी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दी, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। तो ये एक अच्छा ट्रिगर बना और इंडियन ह्यूम पाइप में डेल्टा कॉप में एक जोरदार तेजी, और यहाँ पर भी करीब 80% तक का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ ऐसे 8 शेयर हैं जहाँ पर हुसैन बोल्ट जैसी चाल, या फिर कह सकते हैं एक जोरदार चाल पिछले 9 हफ्ते के दौरान देखने को मिली। जी हाँ, तो ये अगर आप देखें वो स्टॉक्स जिनको अगर आप देखें, आप ऑलमोस्ट बोल्ट की प्रॉपर्टीज से जो थी उनसे मैच करके चल सकते हैं। क्या तेज़ी रही है, काश बाजार में भी बोल्ट की आत्मा जाती नहीं है, कुछ दिन के लिए आ जाती है, सिर्फ कुछ दिन के लिए आ जाती है। लेकिन इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आप देखिए ये खोखली तेज़ी नहीं है, स्पेशली पूरे इंस्टेंस ऑफ इंडियन बैंक। क्या नंबर्स रहे थे, और नंबर्स के बाद से अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर है। लेकिन गौरांग, इनमें से कोई स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आप देखें, GHCL, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर GHCL। डेल्टा कॉप 138.50 एन ऑल टाइम हाई, और आप देखिए ये आप कह सकते हैं कि आई थिंक सारे का सारा मूव जो था वो न्यूज़ बेस्ड था, नंबर्स बेस्ड था। इनमें से अभी भी किसी स्टॉक में अगर आप काफ़ी अच्छा खासा दमकम देखते हैं, या फिर कोई ऐसा ही स्टॉक जो आपके नज़र में हो गौरांग? हाँ, तो इसमें से सूची में से अगर मुझे कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं तो वो मेरे ख्याल से GHCL है और इंडियन बैंक है। और इंडियन बैंक का जिक्र मैं अभी कर रहा था जब आपने मुझसे सवाल पूछा था सरकारी बैंकों को लेकर के, वहाँ पर ये नाम मैंने जिक्र किया था। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, वीरेंद्र, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मेजर आउट परफॉर्मर आपको हो सकता है आने वाले समय में। और वहाँ पर मैं सिर्फ दिग्गजों पर ही नहीं, लेकिन कुछ मझौले स्टॉक्स हैं जो आपको नतीजों के आधार पर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आधार पर, दोनों ही मापदंड पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अहमियत रखते हैं, ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं मानता हूँ JK लक्ष्मी सीमेंट, मंगलम सीमेंट, रामको सीमेंट, हाइडलबर्ग, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियाँ हैं जो हमारे कवरेज लिस्ट में हैं। और ऑफ कोर्स दिग्गजों में ACC, अल्ट्राटेक, अबूजा। तो मैं और ऑफ कोर्स ये इस पूरे कंजम्पशन थीम को लेकर के, चाहे वो FMCG स्टॉक हो या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक, वहाँ पर भी आपको जो रुझान है वो बेहतर आते हुए दिखेगा। चलिए इस बीच एक दो स्टॉक्स को और देखते हैं, जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। अभी बोल्ड स्टॉक्स की प्रॉपर्टीज बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा रिकवर होकर निफ्टी अगर आप देखें तो 1.5 से लगभग 17-18 अंकों पर आया है। लेकिन आज इंडेक्स में शुमार स्ट्रक्चर्स में से जो बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं, हीरो मोटर कॉर्प को देखिए 78 रुपये ऊपर, हालांकि डे हाई से काफ़ी रिट्रेस हुआ है। ये सन फार्मा 785, ये डे लो जो उसका था करीब 772 का। BHL 137.30 पे टिकता हुआ, कोई बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है इसमें जिस पर बात मैं कर सकता हूँ। हाँ, एक एक्सिस बैंक करीब 591 का स्तर यहाँ पे नो, लेकिन ये भी डे हाई से रिट्रेस हुआ। छोड़ते हैं और कुछ तरफ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। परसेंटेज विनर्स, इस पर अगर आप देखिए जो काउंटर अच्छा कर रहे हैं, इसमें आप एक देखिए ट्री हाउस का जिक्र हम कर चुके हैं। BF यूटिलिटीज 588 का स्तर यहाँ पे, और जुबिलेंट लाइफ साइंसेस ये करीब 438 पे। आई मीन बात कर रहे क्या रहते हैं अभी बोल्ड स्टॉक्स को देखना आपने, आप ये देखिए ये स्टॉक भी है अभी आज से पिछले हफ्ते तो हमने सुबह टुडे स्ट्रीट में बात की थी इसकी 442 पे, नाउ इट्स 438। सिर्फ 5 सेशंस में 100 रुपये का मूव। आशीष, जुबिलेंट लाइफ, इस पे नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे आपके? बिल्कुल, जुबिलेंट लाइफ साइंस ने पिछले कुछ समय में एक अच्छा खासा रनअप दिया है और इनफैक्ट
बहुत समय बाद इसमें एक रैली देखने को मिला है और जो 52 वीक हाई से बिल्कुल उसके पास में अब ये ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो काफ़ी एनकरेजिंग है और ये एक स्टॉक रहा फार्मा में जिसने अभी तक अंडर परफॉर्मेंस ओवरऑल पिछले 1 से 1.5 साल में दिया है। तो अब जो एक बार्गेन बाइंग हो रही है या वैल्यू डिस्कवरी दोबारा से इन स्टॉक्स की हो रही है, तो उसके चलते मुझे लगता है इस बार ये 500 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस होने का बिल्कुल इसमें पोटेंशियल है। और ये और आरपीजी लाइफ साइंसेज ये दोनों स्टॉक फार्मा सेक्टर में मुझे पसंद है और इस लेवल पे भी बाइंग करने की सलाह है। बिल्कुल। इस बीच मानस, टीसीएस और इन्फोसिस इन दोनों पर जिस तरह का रुझान है, टीसीएस देखिए इंट्राडे लो पर है, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट, ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का नुकसान यहाँ पर। और साथ ही इन्फोसिस ये करीब 0.25% नीचे है। इन दोनों पर क्या व्यू है आपका? देखिए ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स चार्ट्स पे वीक लगते हैं। इन्फोसिस में हमने कुछ टाइम पहले गिरावट देखी थी, उसके बाद कंसोलिडेशन और फिर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 1990 की रेंज में जा सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर आप ट्रेडर हैं और एक 1045 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। अपने टारगेट 1000 के आसपास सेट करें और 1045 का स्टॉप लॉस रखें। टीसीएस की जहाँ तक बात है, देखिए ज़रूर हमने करेक्शन देखा है टीसीएस में, बट मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ टीसीएस पे। और ऐसे स्टॉक मार्केट में आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मैं समझता हूँ टीसीएस के लिए बेहतर रहेगा कि लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं 2550 के आसपास इसको लॉन्ग करें तो बेहतर रहेगा। और आफ्टर टाइम फ्रेम 2 से 3 मंथ का रखें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वापस 2690 और 2700 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, बट इन्फोसिस एक वीक स्ट्रक्चर है और मैं समझता हूँ यहाँ से भी 30 से 40 रुपये का डाउन साइड देखने को मिलेगा। वाकई अगर आप देखें इन्फोसिस पे 30 से 40 रुपये का, आई थिंक 1031 का भाव। मैं आई थिंक एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, 1031 का भाव इन्फोसिस पे, क्या ये इसका 52 वीक लो है? नो, नॉट एग्जैक्टली। अगर आप देखें इसका आई थिंक 1021 इसका 52 हफ्ते का सबसे निचला स्तर था। खैर गौरांग, आई मीन अभी आपने टेक्निकल प्रोजेक्शन सुने इन्फोसिस पे, आपको क्या लगता है गौरांग? आई मीन पूरा ये जो लार्ज कैप आईटी का बास्केट है इन्फोसिस, एंड स्पेशली आफ्टर आरबीएस न्यूज़ फ्लो, आपको कितना डाउन साइड लग रहा है यहाँ पे? सीरियस जो इन्वेस्टर्स अभी भी आई मीन शायद मार्क टू मार्क बेसिस पे लॉसेस पे आना शुरू हो गए होंगे, पिछले अगर 3 महीने के भी होंगे, 4 महीने के भी होंगे, उनको क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, अगर आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो जाहिर है आपको चिंता करने की ज़रूरत है। लंबी अवधि के नज़रिए से 1250 का मेरे ख्याल से लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और ये जो आरबीएस की डील की आप बात कर रहे हैं वीरेंद्र, उसमें मुझे ये क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली कि इसमें कॉम्पनसेशन क्लॉज भी था कि नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता तो इनके जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन आता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इनको आने वाले समय में और नई बिग टिकट डील्स नहीं मिलेगी और ब्रेग्जिट को लेकर के जो अनिश्चितता का वातावरण है वो और गहरा होगा? वेल, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज़ हैं मैनेजमेंट में कि किसी भी मुद्दे को सही तरीके से सुलझाए, और वो जो उपाय होगा वो महज शॉर्ट टर्म नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होगा। तो हम तो मानते हैं कि अगर ये 52 हफ्ते के स्तर पर जाता है, निचला स्तर पर, तो खरीदारी की राय तो बिल्कुल बनती है लंबी अवधि के नज़रिए से। इस बीच चलिए एक बार KRBL को देखते हैं। कुछ एक स्टॉक्स जो कि इस समय अपने इंट्राडे हाई पर चल रहे हैं, उसमें रेलिगेयर है, टाटा स्टील है और साथ ही KRBL, ये ऐसे काउंटर्स हैं जो कि इस समय अपने दिन के हाई लेवल्स पर हैं। HCL इन्फो और एक काउंटर है जो कि डे हाई पर है, और साथ ही बॉम्बे डाइंग ये और एक काउंटर है जो कि इस समय अपने दिन के सर्वोच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ये बॉम्बे डाइंग और साथ ही बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इस पर आशीष आपका व्यू क्या है? ठीक है, बॉम्बे डाइंग की जहाँ तक बात करते हैं तो बहुत अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा हुआ है। और चूँकि मुंबई एक रियलिटी मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पर अभी कोई इतना ज़्यादा रोबस्ट सेल्स नहीं है। और उसके अलावा जो टेक्सटाइल डिवीज़न है वो भी ऑलमोस्ट डाइंग
स्टेज पर है, तो जिसके चलते कोई इन्वेस्टर्स का कोई बहुत ज़्यादा रुझान बॉम्बे डाइंग के स्टॉक को लेकर है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक नए लो की तरफ ही जाएगा, तो इस स्टॉक में निवेश नहीं करने की सलाह है। ऐसे ही BBTC एक स्टॉक है, उसमें भी हम कभी कभी एक स्टॉक में एक इसमें थोड़ा मोमेंटम देखते हैं, उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है। तो जब स्टोरी उसमें भी लैंड बैंक और गो एयर के IPO रिलेटेड स्टोरी है, तो उसमें भी अभी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट निवेशकों का ऐसा मेरा मानना नहीं है, तो दोनों ही स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। चलिए इस बीच कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें काफ़ी ठीक ठाक मूव है। लास्ट स्टॉक जिसका मैं जिक्र किया था जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, फिर आप देखिए गुजरात ऑटोमोटिव गियर्स, ये स्टॉक लगभग 11% ऊपर सुबह से अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। और फिर आप देखिए सीक्वेंस साइंटिफिक 119 के स्तर पे 8% ऊपर कारोबार कर रहा है। NRB इंडस्ट्रियल बेयरिंग्स ये करीब 10% ऊपर, इसमें तेज़ी काफ़ी अच्छी खासी है। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स, ITI सुबह से अगर आप देखें आई थिंक 31 रुपये के स्तर पे टिका हुआ है। हालांकि सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, इंडिकेटिव एक्शन के वक्त तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, फिर धीरे धीरे रिट्रेस हुआ और कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था मैं, अगर कुछ मिलता तो डेफिनेटली नो नॉट एग्जैक्टली। हाँ, एक रिको ऑटो पे बात कर सकते हैं 59 के स्तर पे, यस इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। हालांकि अभी भी चल चुका है, लेकिन फिर भी अगर प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा लंबा हो, मानस ये आप देखिए कि ये जो इसकी टेंडेंसी है हायर लेवल्स को काटने की, आपने देखा है इसको लास्ट ईयर भी देखा होगा, इस बार 40 को कैसे क्रॉस किया, इस बार 50 को कैसे क्रॉस किया, लेकिन एक रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं ना, वो कैरेक्टर डेवलप इसे करना होगा 59 से लेकर 62 के बीच में। आपको लगता है ये उस लेवल को क्रॉस कर पाएगा? माफ़ करिएगा, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। रिको ऑटो ट्रेडिंग एट 59। देखिए रिको ऑटो की जहाँ तक बात है, बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखता है। 35 रुपये से हम हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देख रहे हैं, और आज जब स्टॉक ने 56 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो आप एक टेक्निकल टारगेट सेट कर सकते हैं करीब 65-66 का। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहें, आप टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करें। अगर फ्रेश लॉन्ग बना रहे हैं अभी, तो मैं समझता हूँ कि 56 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। बिल्कुल। इस बीच एक बार नजर डालते हैं ITI पर। गौरांग, ITI जो ट्रिगर है यहाँ पर वो ऑब्वियसली यही है कि इसे एक डिफेंस PSU के तौर पे रीक्लासीफाई करने पर सरकार विचार कर रही है। अगर ये होता है तो इसकी री रेटिंग और आगे होती देख रहे हैं क्या ITI की? री रेटिंग तब होगी बड़े तौर पर मीर, जब इनको सक्षम ऑर्डर मिलेंगे और इनके पास कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ हैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। और हमेशा मैं ये कहते आया हूँ आपके चैनल पर मीर के डिफेंस रिलेटेड अगर आप कहीं पर भी निवेश करते हैं तो आपका नज़रिया 2, 2.5, 3 साल या उससे अधिक का होना चाहिए, क्योंकि इतना समय लगेगा किसी भी कंपनी को पूरे तरीके से फ़ायदा मिलने के लिए बैलेंस शीट पर बिक्री, आमदनी, मुनाफे के आधार पर लंबा समय लग सकता है। चलिए अब रिको ऑटो से निकलते हैं, 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं। मिड कैप में, मैं स्मॉल कैप में चला गया था, मिड कैप में कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए अमराजा बैटरीज 929 के स्तर पे आज 25 रुपये ऊपर है, बट स्टिल टेक्निकली ये कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। फिर आप देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इसने आज एक कोशिश करी थी एक बार फिर से स्ट्रेंथ जोन में आने की, लेकिन फेलियर साबित हुआ ये। उसके बाद आप देखिए बर्जर पेंट्स 239 के स्तर पे स्ट्रेंथ रीगेन करता हुआ, यहाँ पर 239 का स्तर यहाँ पे। बर्जर पेंट्स, आशीष क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, मजबूत शेयर, एक टिपिकल अप ट्रेंड में, उसी अप ट्रेंड में कभी कभी आपको 5-7-9% नीचे मिल जाए तो शायद वो एक कैचअप अच्छा होता है। फॉर इंस्टेंस 250 का हाई लगाया, फिर ट्रेस हुआ 220 तक, फिर 239। इस प्राइस पे आप अट्रैक्टिव मानते हैं इसको? ठीक है, इस सेक्टर में जो एक ही स्टॉक का जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है वो है एशियन पेंट्स। तो मेरा ये मानना रहेगा यदि आपको पेंट सेक्टर में एक कॉल लेना है तो बेटर है एशियन पेंट के साथ में कॉल लें, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क भी काफ़ी कम है। और उसके अलावा इस पार्टिकुलर जो शेयर महंगा है पर उसके बावजूद भी उस स्टॉक में कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो बर्जर पेंट्स को शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। मेरा सलाह सिर्फ एशियन पेंट बाय करने की है, जहाँ पे 100 से 150 रुपये की अपसाइड अगले 3 से 6 महीने में पॉसिबल है, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर में भी उसके नतीजे जैसे लास्ट 2 क्वार्टर में देखे तो उससे बेहतर ही आने वाले हैं। तो मैं एशियन पेंट के साथ रहना चाहूँगा।
बिल्कुल। आज डेल्टा कॉपर भी अच्छा मूव देखने को मिला है। गौरांग, आपका फंडामेंटल व्यू ये जो हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स हैं, स्पेशली स्टॉक्स लाइक डेल्टा कॉप या फिर इंडियन होटल्स, जिन पर आज अच्छा मूव है, इस पर क्या है? वेल आई थिंक एक टर्न अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ स्टॉक पर हमारी कवरेज भी है, मीर ये डिस्क्लोजर है। लेकिन जिस क्षेत्र पर सबसे बड़ा नकारात्मक सा असर आता है तो वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से और किसी भी तरह की ट्रैवल वार्निंग को लेकर के, और जो आकलन लगाना बिल्कुल समझ के बाहर है। यस, जो रूम ऑक्यूपेंसी है, जो रियलाइजेशंस है टैरिफ पर रूम्स, और ऑफ कोर्स जो इनवर्ड बाउंड टूरिस्ट आते हैं बोथ प्लेजर और प्रोफेशनल बिजनेस के लिए, वहाँ पर आने वाले समय में आपको इजाफे डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो आप उन सब होटल्स पर ध्यान दें जिनके पास जो एसेट्स है यानी कि प्रॉपर्टीज़ है वो डाइवर्सिफाइड हो और जो हर एक सेगमेंट में केटर करते हो। इस बीच आप एक और काउंटर देखिए, साउथ इंडियन बैंक, ये करीब करीब 3/4% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन एक बड़े एग्जॉस्ट कर देने वाले क्लस्टर में फंसा हुआ है। खैर, मैं इससे बाहर निकलता हूँ जरा। एक बार मैंने लास्ट स्टॉक जिसका जिक्र किया था वो था ऑलमोस्ट बजाज पेंट्स। उसके बाद एक दो स्टॉक्स और देखिए आप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैप्लिन पॉइंट, मिड कैप बैंकिंग में आप देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्ट्राइक करता हुआ, डेल्टा कॉर्प 11 रुपये ऊपर है। उसके बाद देखिए आप एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये करीब 4% ऊपर इस वक्त शानदार तेज़ी के साथ अगर आप देखें कारोबार कर रहा है। और एक GHCL, ये करीब 12 रुपये ऊपर 258 क्लस्टर में। फिर GSL बात कर चुके हैं हम, इससे बाहर निकलते हैं और कुछ काउंटर्स देखते जाइए आप। GSL के बाद एक आप देखिए गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, बड़ी शानदार तेज़ी 685 के स्तर पे। वॉल्यूम्स पे आप देखें ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन टेक्निकली गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स पे इस पुल बैक पे पार्टिसिपेट करना चाहिए मानस, क्योंकि पहले ही काफ़ी ड्राइव कर चुका है 550 से 725, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। पर आप इस पुल बैक में पार्टिसिपेट करेंगे मानस, या फिर प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? देखिए दिक्कत यह है कि इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग की एडवाइस तो बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि अगर आपका नज़रिया 6-8 मंथ्स का है तब तो आप बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। छोटी अवधि के लिए 2-4 दिनों के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि ये ज़रूर है कि ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव और जिस तरह लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार स्टॉक 725 के लेवल्स को ब्रेक करके 810 और 825 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहें। 50 दिनों का मूविंग एवरेज 610 के आसपास है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। इस बीच एक जो डर था शो शुरू हुआ उस समय भी लग रहा था कि ये शायद 8600 को ब्रीच करेगा बाजार, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस अभी बना हुआ है, 8626 के आसपास का लेवल है। लेकिन अभी भी जो ट्रैजेक्टरी है आशीष, हालांकि वो अभी भी ऑब्वियसली ऐसी तो लग रही है कि एक फर्म बेस है मार्केट के पास, लेकिन चाहे वो फेड की तरफ से हो या कोई और इंटरनेशनल ट्रिगर जिससे नेगेटिविटी आती है, 8600 के नीचे अगर ये चले जाता है निफ्टी, तो उसके बाद कितना आप इसे करेक्ट होता देख रहे हैं यहाँ से ऑन अ सस्टेन बेसिस? मुझे लगता है कि 51 पॉइंट अमीर और उम्मीद कर सकते हैं कि 8550 के नीचे तो मुझे शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा करेक्शन नहीं लगता, क्योंकि जो फ्लोज आ रहे हैं, एक बात ये समझना पड़ेगा, मार्केट काफ़ी हद तक FI लिक्विडिटी ड्रिवन है और वो लिक्विडिटी का फ्लो कंटिन्यूस चल रहा है। मुझे नहीं लगता सिर्फ एक यदि 25 बेसिस पॉइंट फेड रेट बढ़ा देगा उसके कारण से FI का बहुत सारा आउटफ्लो होगा, वो शॉर्ट टर्म में नहीं लगता। बट काफ़ी सारा सेक्टर चर्निंग आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए तो आज भी बढ़ने वाले स्टॉक्स का नंबर कहीं ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो जहाँ पर अच्छे नंबर्स आए हैं या जिनको फंड बाइंग कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती और कोई बाजार में बड़ा करेक्शन शॉर्ट टर्म में होगा ऐसी भी संभावना नज़र नहीं आती। इस बीच आप एक स्टॉक को देखिए और वो है IGL। जरा मैं प्लीज़, अगर आप IGL का अगर आप फ्यूचर दिखा पाएँ, अगर एक बार मैं ही देख लेता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो अच्छे खासे प्रीमियम्स कमांड कर रहा है। 681 यहाँ पर स्पॉट है, 1% ऊपर, हालांकि डे हाई से काफ़ी रिट्रेस हुआ है, और 683.60 है। देखिए अब करीब 1,18,000 शेयर यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। आउटस्टैंडिंग OI पहुँच गया करीब 14 लाख का। इसमें काफ़ी, अगर आप देखें लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हो रही, नजर रखिएगा इस स्टॉक पे भी माफ़ कीजिएगा।